हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि राय एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। तो अभी हमारा जो प्रीवियस बातचीत हुई थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने बातचीत की थी नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम के हमने कई सब यूनिट्स की बातचीत की थी, जिसमें हमने पहली यूनिट पढ़ी थी सर्कुलर फ्लो। और आज की जो हमारी पढ़ाई है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जिसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस पे हमें बातचीत आज करनी है, कि सबसे पहले हमें जानना होगा, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। बेसिकली हम टेरिटरीज के बारे में जानेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी या फिजिकल टेरिटरी किसे कहते हैं, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम गुड्स के बारे में जानेंगे कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, कैपिटल गुड्स क्या हैं, ठीक है। ये सब बेसिकली हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के हम बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें नेट इन्वेस्टमेंट है, और इसी से एक को रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो हम डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट जानेंगे कि डिप्रिसिएशन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें डिप्रिसिएशन में इंक्लूड होती हैं, डिप्रिसिएशन का नेशनल इनकम में क्या रोल है, ठीक। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट इसमें जानेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ NFIA हम कहते हैं शॉर्ट में। इसका फुल नेम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसमें साइलेंट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और एक और टॉपिक हमको इस पे पढ़ना रहेगा इस चैप्टर में, और वो हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT कहते हैं हम इसको। हम ये जानेंगे कि ये क्यों पढ़ा जाता है, कहाँ यूज होता है, नेशनल इनकम में इसका क्या रोल है, और ये सारी चीज़ें हमें आज बात करनी है नेशनल इनकम के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। तो ये हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम सबसे पहले बातचीत करना शुरू करेंगे कहाँ से, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी से। तो अब हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए वो है डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। उसके पहले हम जान जाते हैं कि टेरिटरी किसे कहते हैं। बाउंड्री, टेरिटरी मतलब होता है बाउंड्री। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं जरा फिजिकल टेरिटरी की, ठीक है। तो फिजिकल टेरिटरी का मतलब होता है फिजिकल बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी। एक देश की फिजिकल बाउंड्री कहाँ तक है, तो बेसिकली जो लेमैन लैंग्वेज में फिजिकल बाउंड्री बताई जाती है वो कहा जाता है लैंड एरिया ऑफ एन इकोनॉमी। एक देश का जो लैंड एरिया है, जहां तक आपकी जमीन है, ठीक है। मगर अगर कोई देश लैंड एरिया के अलावा समुद्र से, पानी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम उसको जब हम बेसिकली हम पॉलिटिकल एरिया में पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल एरिया के कॉन्सेप्ट से थोड़ा ब्रॉडर है, क्योंकि पॉलिटिकल एरिया को डोमेस्टिक टेरिटरी से इंक्लूड किया जाता है। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, ये पॉलिटिकल आपका टेरिटरी भी इसे माना जाता है, ठीक है। अब इसमें खेल ये होता है, पॉलिटिकल टेरिटरी को ऐसे आप समझिए, ठीक है, कि पॉलिटिकल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, या आप इसको डोमेस्टिक कह रहे हो या पॉलिटिकल कह रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि एरिया इन विच एन इकोनॉमी डील्स विद, जहां पे वो डील कर रहे हैं, जहां तक उनका अधिकार क्षेत्र है। यानी कि इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में बात करिए तो लैंड एरिया प्लस वाटरवेज, ठीक है, लैंड एरिया प्लस वाटरवेज दोनों मिला के क्या इंडिया के लिए बनता है, दोनों मिला के क्या इंडिया का बन जाता है आपका इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी कि इंडिया का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ठीक है, जिस एरिया तक इंक्लूड है वो इंडिया के लिए क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा। ये एक बात हो गई। अब वाटरवेज में इंडिया कितना दूर तक है, भाई हमारे फिजिकल लैंड तो हमको मालूम है कि हमारी कहां से कहां तक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एंड ऑल, ठीक। वाटरवेज जहां भी आपके समुद्री इलाके हैं या जहां पे बेस हैं, बे ऑफ बंगाल या ये, ठीक है, तो वहां पे आप कहां तक क्लेम करते हैं वो हमारा है। इंडिया का फिलहाल करंट जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। लैंड एरिया में हम डिस्टेंस को माइल्स में
मेजर करते हैं और वाटर में हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। तो वाटरवेज में ये कहाँ तक है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक है, ठीक है। फिलहाल इसको 350 तक एक्सटेंड करने की बातचीत की जा रही है, इंटरनेशनल लॉज में हमने 350 तक क्लेम किया है, ठीक है। तो ये एक अलग बात है, ये एक अलग चर्चा का विषय रहेगा कभी भी, ठीक है। तो इंडिया का जो आपका बेसिकली टेरिटरी है, जो आपका इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है, जहां पे कोई देश अपने इकोनॉमिक अफेयर्स को डील कर रहा हो और जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो। जैसे मैं अगर इंडियन हूं, इंडिया में रह रहा हूं, इंडिया में काम कर रहा हूं, इंडिया में नौकरी कर रहा हूं, इंडिया से पैसे कमा रहा हूं, ठीक है, तो मैं किस टेरिटरी का आदमी माना जाऊंगा। चूंकि मैं इंडिया के धरती पे इस टाइम खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या मानी जाएगी, इंडिया। मैं किस टेरिटरी में इस टाइम हूं, तो इंडिया मेरे ऊपर क्लेम कर सकता है ना कि यार, ठीक है, ये पर्सन इंडियन है। तो लैंड एरिया, जो टोटल आपका लैंड एरिया है वो, प्लस आपका वाटरवेज जिसमें आप 200 नॉटिकल माइल्स तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपका क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। आ जाओ भाई, अब हम लोग बातचीत ये कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी भी इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें किसी भी इकोनॉमी के डोमेस्टिक टेरिटरी में, लाइक इंडिया में, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो जो सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर से मैं बता रहा हूँ, ships and aircraft owned and operated by normal resident in between two or more countries. For example, इंडिया के कोई कंपनी है जो दो अलग अलग देशों के बीच में, ठीक है, शिप्स या एयरक्राफ्ट चलाती है या चलवाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंडियन एयरवेज जो है वो अगर जापान और सिंगापुर के बीच में अगर एयरवेज का काम कर रहे हैं, अगर वो वहां पे इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है, वो अपनी हवाई जहाज को चलवा रहे हैं, ठीक है, इंडियन एयरवेज, ठीक, या इंडियन एयरलाइन जो भी है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी दशा में, ठीक है, वो जो उस एरोप्लेन का जो किराया है, ठीक है, वो जो एयरक्राफ्ट है उसका जो किराया है, उसकी जो इनकम है, या वो जो एयरक्राफ्ट है वो किसका हिस्सा माना जाएगा, वो इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा माना जाएगा, न कि जापान या सिंगापुर का, ठीक है। ठीक उसी तरह मान लो कि हमारे यहाँ किसी दूसरे देश का जो जहाज है वो इंडिया से और किसी दूसरे देश में ऑपरेट हो रहा है, तो जिस देश का वो एक्चुअल में शिप या एयरक्राफ्ट है वो वहां के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, न कि वो इंडिया का या फिर इंडिया से कहीं और जहां जा रहा है वहां का, ठीक है। फिर फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर। अब 200 नॉटिकल माइल्स तक की तो दूरी है नहीं समुद्रों में, कई हजार किलोमीटर्स की है, कई हजार नॉटिकल माइल्स की है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल वाटर है, जो इंटरनेशनल वाटर एरिया है, जहां पे सबके लिए रास्ते हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको परमिशन अलॉटेड है, वहां पे अगर किसी इंडियन ने, ठीक है, अपने फिशिंग वेसल्स डाल लिए या ऑयल एंड नेचुरल गैस के वहां पे कुएं बना लिए या वहां पे इनको मिल गया, ठीक है, तो अगर वो इंटरनेशनल वाटर में भी ये काम कर रहे हैं तो भी वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते इसमें एक कंडीशन है कि आपके पास इस काम को करने का एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल वाटर में कहीं भी आपको तेल का कुआं मिल जाता है, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके पास इंटरनेशनल जो लॉस बने हुए हैं उसकी तरफ से आपको इस चीज की परमिशन हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप पायरेट कहे जाएंगे, ठीक है, आप लुटेरे कहे जाएंगे वहां पे, या फिर आपके ऊपर तमाम तरह के बैन जो है वो लगा दिए जाएंगे। तो मेक श्योर कि यू हैव सम एक्सक्लूसिव राइट कि आप इंटरनेशनल वाटर में डील करना चाहते हैं अगर, तो आपके पास इंटरनेशनल लॉज का कुछ एक्सक्लूसिव राइट हो, ठीक है। तो आप अगर वहां पे डील कर रहे हैं, ठीक है, अब इंडियन कंपनी अगर डील कर रही है, अगर अंबानी जी जाके वहां से तेल निकाल रहे हैं, रिलायंस कंपनी अगर जाके तेल निकाल रही है, तो रिलायंस कंपनी कहाँ की रजिस्टर्ड बॉडी है, इंडिया की, ठीक है। तो अगर उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट ले लिया, वो जाके वहां से तेल निकालना चाहते हैं, सो गुड, ठीक है, वो किसका हिस्सा माना जाएगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। ठीक उसी तरह एम्बेसीज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है, एम्बेसीज हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो जो अब्रॉड में हो। अब इंडियन एम्बेसी इंडिया में तो नहीं होगी, इंडियन एम्बेसी इंडिया को छोड़ के दुनिया के सारे देशों में होगी, ठीक है। तो इंडियन एम्बेसी दुनिया के जिन जिन देशों में है वो एरिया
या कहीं भी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट जो इंडिया का है, ठीक है, वो एरिया उस पर्टिकुलर देश में भी किसका माना जाएगा, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, इंडिया का। और ठीक उसी तरह अगर किसी दूसरे देशों की एम्बेसीज यहां हैं, ठीक है, तो जितने एरिया में उन देशों की एम्बेसीज हैं वो क्या मानी जाएंगी, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। जैसे न्यू दिल्ली में अगर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, हालांकि वो मैंने नॉट इंक्लूडेड में लिख भी दिया है, फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, मान लो कि न्यू दिल्ली में अगर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो रूल चलेगा, जो लॉ अप्लाई होंगे, वो किसके होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे। न्यू दिल्ली में अगर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है तो उस पर जो लॉ अप्लाई होगा वो किसका होगा, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अगर इंडियन एम्बेसी है तो वहां पे किसका रूल चलेगा, ऑस्ट्रेलिया का, नहीं जी, वहां पे इंडिया का चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की एम्बेसी है तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस एम्बेसडर के ऊपर, ठीक है, किसका रूल चलेगा, अमेरिका का, क्योंकि वो अमेरिकन एम्बेसी है, ठीक है। तो एम्बेसीज हो या एम्बेसीज के एम्बेसडर्स हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बड़े अधिकारी हो, इनके ऊपर किसका रूल चलता है, जिस देश का वहां पे एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, जिस देश की वहां पे एम्बेसी होती है। तो नॉट इंक्लूडेड में है फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, हर वो एम्बेसी जो इंडिया में लोकेटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, भले से वो भारत की धरती पे है मगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे इंडियन एम्बेसीज दूसरे देशों में हैं और वो काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो टेरिटरी से एक बात समझ में आ रही है, आप जहां पे लोकेटेड हैं आप वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी है। मेक श्योर कि आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां से क्या होना चाहिए, लाई करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे रिलायंस अगर तेल निकालने जाती है, इस केस में वापस आते हैं, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिलायंस का कहां लाई कर रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडियन कंपनी है तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है। तो अगर हमको परमिशन मिल जाती है, एक्सेस मिल जाता है उस काम को करने का, तो वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर रीजन किसका हो जाएगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का होगा। क्यों, क्योंकि रिलायंस को मिला हुआ प्रॉफिट, रिलायंस जो प्रॉफिट अर्न करेगी उस पर टैक्स वो किस सरकार को देगी, भारत सरकार को देगी। चलिए आइए नेक्स्ट खत्म करते हैं इस पॉइंट को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसी एक पर्टिकुलर देश की नहीं है कि नहीं ये फला देश से सिर्फ बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, इनके ऑफिसेज या हेड ऑफिसेज इन या UNO, ठीक है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं माने जाते हैं, नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर ले, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, बातचीत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, तो रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप में अंतर होती है, ठीक है। कई बार आप जहां जन्मे होते हैं, ठीक है, फिर भी आप वहां के रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और कई बार आप जहां नहीं जन्मे होते हैं फिर भी आप वहां के सिटीजन हो जाते हैं। तो हमको ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा हमारे लिए अभी नहीं है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मगर कि नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, तो आप फिलहाल आपका जो जरूरत है, समय की जरूरत है, वो है नॉर्मल रेसिडेंट जानने की, ठीक है। अगर आप इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट की बात करिए तो इसमें अगर आप किसी भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आप, ठीक है, 182 और मोर डेज रहे होते हैं तो आप नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं प्रीवियस 7 ईयर्स में, ठीक है। तो ये एक बात का मुद्दा है, मगर फिलहाल की जो आपकी नीड है वो है आपको नॉर्मल रेसिडेंट जानना। तो इसके लिए 2 बेसिक कंडीशंस हैं जो मैंने यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। लिव्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये एन की तरह पढ़ने में आ रहा है, ये वी है बेसिकली। लिव्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हर वो आदमी आपके यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा जो देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, 182 और मोर डेज, ठीक। और दूसरा कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक पे बात की थी जब हम बातचीत कर रहे थे टेरिटरी वाले टॉपिक की अभी जस्ट, तो मैंने यही बोला कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो आपको उस पर्टिकुलर टेरिटरी में लाई करना चाहिए, लाइज इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या है, अगर हम ये बातचीत करें कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो क्या सिर्फ पैसा कमाना, जी नहीं, ठीक है। आपका इनकम उस इकोनॉमी से हो रही हो, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी वहां पे हो रहा हो, ठीक है, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, भले से आपके पास सिटीजनशिप इंडिया की हो या न हो।
ठीक है, ये क्लियर सी बात है। आपके पास सिटीजनशिप इंडिया की हो या ना हो, आपके पास वोटिंग राइट हो या ना हो, आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे अगर आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, इंडिया में लाई कर रहा हो और आप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल मेक श्योर क्लियर कर लीजिए कि आपके पास सिटीजनशिप हो ना हो, आप किसी भी नेशन के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाते हैं जब आप वहां रहते हैं। ठीक है, बेसिकली 182 और मोर डेज, उससे ज्यादा। उसके अलावा आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसे कमाने का जो मूल केंद्र है, वो आपका उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर टेरिटरी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, आपका अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या चीजें आती हैं, इनकम और कंजम्पशन दोनों ही की बातें हैं। ठीक है, कि पैसा कमा रहे हो, यही खर्च भी कर रहे हो। ठीक, और इसके बहुत से अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे बॉलीवुड के एक एक्टर हैं अक्षय कुमार साहब, ठीक है, हर आदमी उनको जान रहा है। तो वो बेसिकली इंडियन नहीं है, ठीक है, उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, वो वर्किंग वीजा उनका एक्सटेंड हो रहा है। या कटरीना कैफ, ठीक है, तो मगर वो नॉर्मल रेसिडेंट हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं और इंडिया, और उनका सबसे मूल चीज, सबसे जरूरी चीज, उनके पैसे कमाने का जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि वो मूवीज कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में। तो जब इंडियन मूवीज कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की जब वो मूवी कर रहे हैं, वो मूवीज रजिस्टर कहाँ हो रही हैं, इंडिया में। तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया। तो दैट्स वाई वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट के पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन। कुछ चीजें यहाँ पे भी ध्यान देने की हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, वो मैं बता दूं। तो फॉरेन टूरिस्ट्स एंड विजिटर्स जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो फॉरेन खेलने गए हुए हैं, ठीक है, या फिर आप हॉलिडे पे गए हैं, या आप रिक्रिएशन पे गए हैं, या आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे देश में गए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए, किडनी ट्रांसप्लांट कराने गए, ठीक है, वहां पे 4 महीने रहे तो तुम वहां के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए, नहीं। ठीक है, या आईपीएल जो है वो बेसिकली इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, और आईपीएल इंडिया में नहीं होके किसी दूसरे देश में हुआ। ठीक है, तो उस साल की जो इनकम है आईपीएल की, ठीक है, वो इंडिया की न मानी जाके वो कहीं और की मान ली जाएगी, जिस देश में हुआ है, लाइक यूएई में हुआ है शायद। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं या विजिटर्स आ रहे हैं हॉलिडे मनाने, यहाँ पे घूमने, यहाँ पे स्पोर्ट्स में या कॉन्फ्रेंसेस में या पढ़ने के लिए या स्कॉलरशिप पे या मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो सारी चीजें नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं मानी जाएंगी। जैसे ढेर सारे इंडियंस इन सारी चीजों के लिए बाहर जाते हैं और ढेर सारे बाहरी लोग इंडिया भी आते हैं। तो दोनों दिशा में, ये नहीं कि मैं वाराणसी में घूम रहा हूँ, ठीक, और वहां पर मैंने किसी विजिटर को देखा है और मैंने उसको नोट कर लिया कि यार ये विजिटर है, इसको नोट करो, ये तो नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इंडिया में आके पैसे खर्च कर रहा है। नहीं, पैसे खर्च करने की बात अगर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात है, तो ये थोड़ा ही है कि वो इंडिया में अगर आया, ठीक है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए उसने जल खरीदा, ठीक है, तो ये भैया ये इनकम नोट करो, ये इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट की एक्सपेंडिचर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। अभी हमने बात की थी कि एम्बेसीज नहीं काउंट होती हैं, तो जब एम्बेसीज नहीं काउंट होती हैं तो एम्बेसडर्स भी नहीं काउंट होंगे। जो भी उसका स्टाफ होगा, फॉरेन स्टाफ होगा उस एम्बेसी का, वो पूरा का पूरा स्टाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं, वो जो कॉन्सुलेट्स हैं, वो ये नहीं काउंट होंगे। ठीक है, जब वो एम्बेसी ही वहां नहीं काउंट हो रही है, ठीक है, तो आपके उसके स्टाफ भी जो होंगे वो आपके नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी यही बात हुई थी कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं काउंट होती हैं तो उनके एम्प्लॉयज कैसे काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कह लूं कि यूएनओ एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूएनओ का एक ऑफिस इंडिया में है। ठीक है, अब यूएनओ का एक ऑफिस इंडिया में है और यूएनओ ने इंग्लैंड से एक आदमी को इंडिया भेजा। ठीक है, वो पहले कहीं और था, ठीक है, इंग्लैंड से इंडिया भेजा, और वो मूल निवासी जो है, ठीक है, वो रहने वाला कहाँ का है, वो यूएसए का है। तो यूएसए का वो ओरिजिन है, इंग्लैंड में काम कर रहा था और इंडिया भेजा। तो साहब वो अब इंडिया आ गया तो वो क्या इंडिया का मान लिया जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट? नहीं जी। ठीक है, तो क्या वो इंग्लैंड का माना जाएगा? नहीं जी, वो जहां का है वो वहीं का माना जाएगा। इंटरनेशनल लॉज यही कहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपकी मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि एम्प्लॉयज, एम्बेसीज, एम्बेसडर्स,
मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, कॉन्सुलेट्स, ये लोग जो होते हैं, या फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स जो स्पोर्ट्स में, हॉलीडे में या टूर एंड ट्रेवल्स पे जो लोग जा रहे हैं, उनकी जो रेसिडेंटशिप है वो काउंट किसी पर्टिकुलर देश में नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। जी साहब, छोटे छोटे दो और कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है नेशनल इनकम में। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं? तो आइए सर हम बातचीत जरा कर लेते हैं कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम जो होती है, ठीक, वो मैं लिख दे रहा हूं, अर्न्ड बाई रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, ये वो इनकम है जो फैक्टर सर्विसेज रेंडर करके कमाई जाती है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ठीक है, अर्न या कह लो रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, बिना फैक्टर सर्विसेज दिए हुए हम इसको क्या कर लेते हैं? अर्न कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बाइलेटरल प्रोसेस है, बाइलेटरल है, ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, और ये ट्रांसफर इनकम क्या है? ये यूनिलेटरल है, ये वन वे प्रोसेस है। मतलब इसका दोनों का ये होता है, ठीक है, कि फैक्टर सर्विसेज वो है कि जब मैं किसी के लिए काम करूंगा उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये बाइलेटरल है, मैं काम करूंगा उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, तो ये बाइलेटरल है। ये मैं जब अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करूंगा तभी मेरी एक सर्टेन इनकम होगी जो हमने रियल फ्लो में देखा था या मनी फ्लो में। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम, ठीक है, ट्रांसफर इनकम ये ग्रांटेड इनकम होती है, इसके बदले हम कुछ करते नहीं है, बस ये हमको ऐसे ही मिल जाती है, ये ऐसे ही बिना कुछ काम किए हुए हमको मिल जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेटिव मेरे घर आता है और वो जाते हुए मुझे 100 रुपए दे जाता है, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी इनकम तो है। कौन सी इनकम है? ये फैक्टर है कि ट्रांसफर है? तो साहब ये ट्रांसफर है। ठीक है, पिताजी मुझे महीने का एक सर्टेन अमाउंट पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरी क्या है? तो ये ट्रांसफर इनकम है। इसके बदले मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, मगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी 6 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी देता हूं और उसके बदले वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है मुझे एक अमाउंट देता है। ठीक है, तो मैं अपनी सर्विसेज उनको दे रहा हूं, उसके बदले मुझे मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम है। तो ये बाइलेटरल प्रोसेस है, ये दोनों तरफ से चल रहा है। और ये क्या है? यूनिलेटरल है। ठीक है, फैक्टर इनकम के आप अगर एग्जांपल्स की बात करिए तो ये सिर्फ 4 होते हैं, मैं बातचीत ऑलरेडी कर चुका हूं, और ये होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें आते हैं गिफ्ट, ग्रांट्स, जो हमें ग्रांट्स मिलती हैं, डोनेशंस एंड चैरिटी। ठीक है, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन और चैरिटी जो है वो ट्रांसफर इनकम है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है वो फैक्टर इनकम है। अब सर जी सवाल ये उठता है कि नेशनल इनकम में क्या काउंट होगा? ठीक है, तो नेशनल इनकम में एस्टिमेट क्या होगा? फैक्टर की ट्रांसफर, तो सर जी फैक्टर इनकम होगी, एस्टिमेटेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते समय हम किस चीज को काउंट करेंगे? फैक्टर को कि ट्रांसफर को? हम काउंट करेंगे सर फैक्टर इनकम को। ठीक है, और ये नहीं एस्टिमेट होगी, नॉट एस्टिमेटेड वाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकाले जाते समय ये कैलकुलेट नहीं होगी। बहुत ही ये क्लियर सी बात है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। आ जाओ भैया, हम लोग जरा सा बातचीत कर लें अब 2 और टॉपिक की, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं, पास कर चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो कि मैं गेहूं से आटे को कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, आई एम कन्वर्टिंग फ्लोर फ्रॉम व्हीट। ठीक है, तो ये मेरा वो प्रोसेसिंग मशीन है जिसको हम चक्की कहते हैं। तो मैं यहां से इनपुट लगाता हूं, यहां पे वो प्रोसेस्ड होता है
और यहाँ पे आउटपुट आता है, ठीक है। तो आउटपुट, इनपुट में मैं क्या लगा रहा हूं, इनपुट में मैंने लगाया वीट को, गेहूं को, ये प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। और ये आउटपुट के तौर पे क्या निकल रहा है, फ्लोर यानी कि आटा निकल रहा है। तो जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन है, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्या है, ये वो प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग प्लांट। तो जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को जो चीज पार कर गई है वो क्या है, आपका फाइनल गुड्स है। और जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को नहीं पार किया है, जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को जिसको पार करना बाकी है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, बेसिकली हम जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं। इसीलिए मैंने यहां लिखा दैट इज आई डॉट ई डॉट वैल्यू इज येट टू ऐड, अभी इसमें वैल्यू का एडिशन होना क्या है, बाकी है, ठीक है। फाइनल गुड्स में दूसरा पॉइंट मैंने लिखा ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अब या तो ये जो आटा है, फ्लोर है, ये या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा कंज्यूमर द्वारा, और या तो फिर फर्दर कहीं और किसी और चीज में इसको लगा के इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर इस आटे को कंज्यूमर ने, मैंने खरीद लिया तो ये कंज्यूम कर लिया जाएगा, और अगर इसको बेकर ने खरीद लिया तो उससे क्या बनाएगा, बेकरी बना लेगा, ब्रेड बिस्किट जो भी वो बना सकता है वो बनाएगा, ठीक है। मगर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो अभी फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी उसमें वैल्यू का ऐड होना बाकी है। तो अभी वो फर्दर प्रोडक्शन, अभी उनसे प्रोडक्शन होना बाकी है, तो वो अभी यूज किए जाएंगे फर्दर प्रोडक्शन तक के लिए, ठीक है। अब इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है भैया, नेशनल इनकम में कौन से गुड्स लिए जाएंगे, फाइनल के इंटरमीडिएट। तो फाइनल गुड्स लिए जाते हैं, ये इंक्लूड होते हैं, और इंटरमीडिएट वाले क्या होते हैं, नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें एक जरूरी और अहम मसला जो है मुझे बता देने के लिए तत्काल प्रभाव से, और वो है जो मैं बता रहा हूं वो बहुत जरूरी चीज है, उसको बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है। द सेम गुड मे बी ट्रीटेड एज फाइनल और intermediate. The same good may be treated as final or intermediate depending on its nature of use. आप इसके कैसे इस्तेमाल करते हो, इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो गुड आपके लिए फाइनल है कि वो गुड आपके लिए इंटरमीडिएट काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल वीट, ठीक है। अभी मैंने चक्की का एग्जांपल दिया क्योंकि मेरे पास ये सबसे मुझे जेन्युइन एग्जांपल लगता है देते समय, पढ़ाते समय हमेशा से, ठीक है। वीट फार्मर के लिए क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि फार्मर सीड, बीज बोता है, उससे फसल उगाता है। तो सीड फार्मर के लिए क्या है, इंटरमीडिएट। और जब फसल उग जाएगी, क्रॉप उग जाएगी, वीट हो गया, तो वीट क्या है फार्मर के लिए, फाइनल। फार्मर उस वीट को किसी को बेचेगा, मान लो फार्मर ने उस वीट को, ठीक है, शॉपकीपर को बेचा, बेसिकली चक्की वाले को, फ्लोर मिल वाले को बेचा। तो फ्लोर मिल वाला जो गेहूं खरीद रहा है बल्क में, तो फ्लोर मिल वाले के लिए वो गेहूं क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। द सेम गुड, फार्मर के लिए वही गेहूं फाइनल था, और चक्की वाले के लिए वही क्या हो जाएगा, फ्लोर मिल वाले के लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। क्यों, क्योंकि वो अब उस गेहूं को प्रोसेस्ड करके वो क्या बनाएगा, आटा बनाएगा, मैदा बनाएगा, या जो भी तमाम चीजें बना सकता है वो बनाएगा। तो अब उस चक्की वाले के लिए फाइनल क्या होगा, आटा या मैदा या सूजी या जो भी वो बना रहा है वो, ठीक है। फिर वो उसको बेचेगा, ठीक है, और बेकर उसको खरीद रहा है, बेकर आटा को, मैदा को या सूजी को, जो भी चीजें बेकर खरीद रहा है। तो बेकर के लिए, बेकर जो चीजों को खरीद रहा है, बेकर के लिए वो चीजें क्या होंगी, इंटरमीडिएट, ठीक है। और चक्की वाले के लिए वही चीजें क्या थी, फाइनल थी, ठीक है। बेकर ने उससे बेकरी बनाई, बेकर ने उससे बेकरी बनाई, और बेकर ने उस बेकरी को शॉपकीपर को बेच दिया। तो बेकर ने बेकरी बनाई, तो बेकर ने जो बेकरी बनाई वो बेकर के लिए क्या हुई, फाइनल गुड्स, ठीक है। और शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गया, काइंड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये रीसेल होना बाकी है, ठीक है। और शॉपकीपर इसको किसको बेचेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर को, ठीक है। तो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए क्या हो जाता है, वो अल्टीमेट फाइनल गुड्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, और ये एक एग्जांपल हो गया जो मैंने काफी डिराइव करके एग्जांपल आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल ब्रेड, ब्रेड अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है।
और ब्रेड अगर एक रेस्टोरेंट वाला ले जा रहा है अपने यहाँ ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो वो क्या है उसके लिए इंटरमीडिएट। मिल्क, अगर मैं मिल्क कंज्यूम कर रहा हूँ चाय के लिए, कॉफी के लिए या प्योर मिल्क पीने के लिए, तो वो क्या है इंटरमीडिएट। और अगर यही एक टी स्टॉलर जो है वो इसको ले जा रहा है, यूज कर रहा है उसी मिल्क को, तो वो उसके लिए क्या है इंटरमीडिएट। शुगर मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं तो वो क्या है फाइनल गुड्स है, भले से मैं कंज्यूमर हूं, उसको आगे मैं बताऊंगा उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। मगर शुगर अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो वो क्या है फाइनल। और शुगर अगर एक आपका मिठाई की दुकान वाला यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, सेम गुड में बी ट्रीटेड एज फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर ऑफ यूज। आप कैसे यूज कर रहे हो इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स फाइनल ट्रीट किया जाएगा कि वो गुड्स इंटरमीडिएट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। जी सर। तो अब हम दो तरह के और गुड्स की बातचीत कर लेते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो हम सबसे पहले बातचीत जरा कर लें कंज्यूमर गुड्स की, कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर वर्ड क्यों मैं यूज कर रहा हूं बार बार, ठीक है, कि इसके बाद अब ये गुड्स इसके आगे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गेहूं को देखा तो वो कन्वर्ट हुआ आटे में, फिर आटा कन्वर्ट हुआ बेकरी में, फिर वो शॉपकीपर के पास गया, फिर वो शॉपकीपर से दो जगहों पे जा सकता है, या तो कंज्यूमर के पास आ सकता है वो उसे खा सकता है, ठीक है, और या तो फिर वो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चला जाएगा तो वहां पे फिर उससे कुछ और तमाम तरह की चीजें बनेंगी, ठीक है। तो मैं अल्टीमेट जो कंज्यूमर वाली बात है इसमें खेल ये है कि ये इसके बाद और कहीं आगे नहीं जाना है, हमने खा लिया पेट में हमारे आ गया, दैट्स इट, बात खत्म। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपने अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा क्या किए जाते हैं कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये कंज्यूमर गुड्स होते कितने तरह के हैं जरा हम इस पे बातचीत कर लें। तो हम जरा सा लिख ले रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं इनके हम जरा सा कुछ टाइप्स देख लें। बेसिकली ये 4 टाइप्स के आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल इन नेचर हैं, जो लंबे समय तक चल रहे हैं, जैसे घरों में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, जो ड्यूरेबल हैं। फिर दूसरा है आपका सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल पे हम आते हैं, उसके पहले हम बातचीत कर लेते हैं नॉन ड्यूरेबल या वन टाइम कंज्यूमेबल, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल क्या है पहले हम इसकी बातचीत कर लेते हैं। या वन टाइम कंज्यूमेबल, जैसे मिल्क है। अब आप मिल्क तो रोज कंज्यूम कर रहे हो, मगर क्या वही मिल्क रोज कंज्यूम कर रहे हो? नहीं, आप रोज रोज मिल्क ले आते हो और रोज आप कंज्यूम करते हो। ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल नहीं है, जो बहुत लंबे, ऐसा नहीं है कि आपने मिल्क आप ले आए और आपको आज कंज्यूम करने का मन नहीं है तो आप रख दिए और आप फिर 15 दिन बाद उसको निकाल के कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, 15 दिन में वो खराब हो चुका रहेगा, ठीक है, ठीक। तो ऐसे गुड्स जो वन टाइम ही सिर्फ कंज्यूम किए जा सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल। अब आता हूं मैं सेमी ड्यूरेबल पे, यानी कि ये जो रूटीन में खाने पीने की जो रेगुलर चीजें होती हैं वो नॉन ड्यूरेबल में होती हैं, जैसे हमारे घर में साग सब्जी ये सब, ठीक है। ड्यूरेबल जो हमारे घरों की बड़ी चीजें हैं, जैसे हमारा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, कूलर, पंखा, ये सब, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो इन दोनों के बीच का, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच की चीज है। मतलब ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि ये वन टाइम यूज होगी, ठीक है। जैसे मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे कपड़ों को मानता हूं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे कपड़े बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं, ठीक है, खैर मेरे तो चल जाते हैं, ठीक है, मगर और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ वन टाइम यूज वाले हैं, ठीक है। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जैसे आप सेमी ड्यूरेबल में अपने मोबाइल्स को रख सकते हो, क्योंकि हमारी टीवी, फ्रिज जो है वो एक लंबे समय तक 10 साल, 12 साल, 15 साल चल जाते हैं, ठीक है। मोबाइल हमारी इतनी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। आप कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, वो हम बहुत चलाएंगे 3 साल 4 साल, उसके बाद तो वो अपने आप धीरे धीरे करके खत्म ही हो जाता है। और एक है जो फोर्थ है वो है नॉन फिजिकल गुड्स। नॉन फिजिकल का मतलब ये है ऐसा गुड्स
बेसिकली गुड्स वो होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनका ऐसे गुड्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब दूसरे लैंग्वेज में सर्विसेज, ठीक है। और सर्विसेज का एक नेचर जान जाओ, गुड्स जो होते हैं वो होमोजेनियस इन नेचर हो सकते हैं, सर्विसेज जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, ठीक है। वो सर्विसेज के जो नेचर होते हैं वो हमेशा वेरी करेंगे, ठीक है। 10 अगर डॉक्टर हैं तो 10 तरह के डॉक्टर होंगे, उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगर आप मार्कर पेन खरीद रहे हो तो आप कहीं से भी खरीदोगे वो यही शेप साइज कलर स्पेसिफिकेशन में मिलेगा, क्योंकि वो होमोजेनियस है, ठीक है। मगर सर्विसेज जब भी आप लेते हैं तो सर्विसेज हमेशा, या तो जैसे मान लो कि आप एक्स सर्विस ले रहे हो और अब आपको वाई लेना है, तो वाई या तो एक्स से बढ़िया होगी या तो एक्स से थोड़ी कम बढ़िया होगी, ठीक है। मगर इक्वल टू एक्स नहीं होगी, इक्विवेलेंट हो सकती है, इक्वल नहीं, ठीक है। तो चौथा क्या होता है, नॉन फिजिकल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स हमारी खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स की मैं बातचीत कर रहा हूं, विच आर हेल्पफुल इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे गुड्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हों, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये गुड्स हैं। आप अगर बड़ी सी मशीनरी लगा रहे हो तो वो मशीनरी भी गुड्स है, जो कंपनी बना रही होगी उनके लिए वो गुड्स होगा। मगर ये किस तरह का गुड्स है, इसका नेचर क्या है, ये कैपिटल इन नेचर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से आप फिर क्या करते हो, फर्दर प्रोड्यूस करते हो नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, ये किस चीज का एग्जांपल है सब सर, ये कैपिटल गुड्स का एग्जांपल है। ईटीसी लगा लो यहाँ पे, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, और भी जो तमाम एग्जांपल्स होंगे, ठीक। अब कैपिटल गुड्स से ही मिलता जुलता एक और वर्ड हम पढ़ते हैं बुक्स में, प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है भैया। हम पढ़ते हैं एक और गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ठीक। तो पहले कैपिटल गुड्स लिख लीजिए, उसके बाद हम बातचीत कर रहे हैं प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स वो है विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स में एक चीज है कि प्रोड्यूसर गुड्स में क्या कैपिटल गुड्स आएंगे, तो एक मैं बात बता रहा हूं, ऑल कैपिटल गुड्स, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो क्या हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं, आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स मे नॉट कह लो या आर नॉट कह लो, ठीक है, आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये बात आपको याद रखनी है, ये मैं आपको जस्टिफाई कर दे रहा हूं कैसे। सारे कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन में तो लग ही रहे हैं, तो सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं। ये ठीक ट्रांजैक्शन और इवेंट वाली बात है, जब मैं अकाउंटेंसी का 11th में हम बातचीत करते हैं कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है, कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स कैन नॉट बी ट्रांजैक्शन। तो ये उसी तरह की बात है कि सारे जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, क्योंकि सारे कैपिटल गुड्स के अंदर प्रोड्यूसर गुड्स की जो फीचर है वो है। मगर हर प्रोड्यूसर गुड जरूरी नहीं है कि कैपिटल हो, क्योंकि हर तरह के प्रोड्यूसर गुड का नेचर कैपिटल इन नेचर नहीं हो सकता है, कुछ का नेचर रेवेन्यू इन नेचर हो जाएगा, ठीक है, लाइक स्पेयर टूल्स, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, ठीक है, मगर इनका जो नेचर है वो कैपिटल इन नेचर नहीं है। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल कैपिटल इन नेचर नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है वो आपका रेवेन्यू इन नेचर है, ठीक है, जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब चीजें कैपिटल इन नेचर की नहीं है। तो हर कैपिटल गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स है, क्यों, क्योंकि उसका नेचर है प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मगर हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीजें हैं, एक कैपिटल इन नेचर के गुड्स हैं जो कि कैपिटल गुड्स होते हैं, और दूसरा आपके इन्वेंट्री इन नेचर के हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी, आप इसको इत्मीनान से नोट कर लें।
देखो भैया, अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में? हर जगह मीनिंग वही है, थोड़े बहुत मायने बदल जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं किसी चीज का कोई पर्टिकुलर सेंस बदल जाना है। मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे के बराबर की चीजें। इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि हमने 4 सेक्टर्स की बातचीत की थी, ठीक है। तो अभी पिछले वीडियो में, तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो इंट्रोड्यूस करता है टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। ये सबसे पहली चीज की ये एडिशन है, ये जोड़ा जा रहा है किस चीज में? इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में। ऐसा नहीं है कि आप पहले इन्वेस्टर हो इस दुनिया के, ठीक है। ऑलरेडी मान लो कि मेरी ये इकोनॉमी जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे मान लो कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का एक बिजनेस चल रहा है, या तमाम छोटे बड़े बिजनेस मिला के 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे मेरे एरिया में। और मैं अगर 10 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट चाहता हूं, या कोई दूसरा कोई बाहर से आके यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो ये एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्टॉक 100 करोड़ का है, इसमें ये 10 करोड़ ऐड ही तो हो जाएंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी? 110 करोड़ की हो जाएगी। तो ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी का है, उसमें पैसा या पैसे के बराबर की चीज को इंट्रोड्यूस करना, और कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है मेरा दोस्त? कंज्यूमर सेक्टर नहीं साहब, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ये मायने क्लियर हो गए? अब मैं बात कर लूं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जरा यहां पे इन्वेस्टमेंट के प्रकारात कितने हैं। तो जगह कम है क्या, देखते हैं, लग रहा है बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के प्रकारात कितने हैं? तो साहब जी ये 2 हैं। पहला है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और दूसरा है आपका करंट, बाद में लिखूंगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट करंट, या कैपिटल करंट, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि ऑल्सो नोन एज, यहां से मैं लिख रहा हूं, ऑल्सो नोन एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या मैं ओरली बोल दे रहा हूं, ऑल्सो नोन एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नोन एज करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये तो इनके वेरियस नेम हो गए, इन्वेस्टमेंट जगह नहीं है, ठीक है छोड़ देता हूं। ये तो इनके वेरियस नेम हो गए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को समझो। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे क्या क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में? फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को जब हम एक्वायर कर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल यहां पे लिख दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप परचेज क्या कर रहे हो? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या परचेज नहीं कर रहे हो तो आपका जो खर्च आ रहा है इनको बनाने में, ठीक है, या इसको आपको एक्वायर करने में, ठीक है। और करंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस मेड ऑन वर्किंग कैपिटल, एक्सपेंसेस मेड ऑन वर्किंग कैपिटल, या कह लो एक्सपेंसेस मेड ऑन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज बाय प्रोड्यूसर,
ठीक है, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लो कि एक हमने प्लांट डाला किसी चीज का, ये फिलहाल तो मेरे पास ये मार्कर पेन ही है, तो या ये मेरा सेलफोन। ठीक है, तो मान लो कि मुझे या स्कूल खोलना है, क्योंकि टीचर हूं तो मेरे लिए वही एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्कूल खोलने में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 10 15 20 स्कूल हैं, मुझे एक स्कूल खोलना है, तो मैं पहली चीज कि मैं कैपिटल में एडिशन ही तो कर रहा हूं और तो कुछ नया कर नहीं रहा हूं। ठीक, एक मिनट। जी ठीक है, सही सही चल रहा है, बस वीडियो ही देखना था कि सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, मैं कैपिटल स्टॉक में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी मैं उसमें एडिशन कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरा इन्वेस्टमेंट दो तरह का होगा, एक होगा फिक्स्ड, एक होगा इन्वेंट्री। कैसे ये भैया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? स्कूल के लिए जमीन खरीदना, बिल्डिंग्स बनवाना, बसेस खरीदना। ठीक है भाई, बसेस चाहिए ना। ठीक है, फिर उनके लिए डेस्क बेंच और ये जो चीजें हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा सेटअप डालना। ठीक है, ये मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा दोस्त? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक, अब बड़ा सा स्कूल खोल ली, स्कूल चलने लगेगा? नहीं, टीचर चाहिए और तमाम छोटी मोटी चीजें चाहिए, वो लिखने के लिए मार्कर पेन या चौक और ये सब चीजें। ठीक है, जो उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज को चलाने के लिए हमको रूटीन खर्च करना पड़ेगा, ये मेरा रूटीन खर्च होगा। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीचर हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री है ना। ठीक, तो अब सबसे जरूरी चीज, कंटेन्स डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है कि करंट एसेट पे? फिक्स्ड एसेट पे लगता है। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से फिक्स्ड एसेट बनती है, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की चीजों पे। ठीक, कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी डेप्रिसिएशन देखे हो क्या? कंटेन्स नो डेप्रिसिएशन, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक, तो आप इतना नोट करें, फिर हम तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी साहब जी, आ जाओ। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट तुमने पढ़े, एक तुमने पढ़ा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक तुमने पढ़ा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? इन दोनों को मिलाओगे तो जो बनता है उसे कहते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई करना है, मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और मुझे जानना है कि नेट इन्वेस्टमेंट इस पूरे साल में कितने का हुआ, यानी कि नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी कितने की हुई, अगर मुझे जानना है और मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ग्रॉस फिगर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, मुझको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन क्यों माइनस? क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि डेप्रिसिएशन लगता है, किस पे लगता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे लगता है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगा होगा। अब वो माइनस कर दो, आपको नेट फिगर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब जैसे ही यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड आया, इसके पहले की बातचीत आगे खत्म हो, और मान लो तुम्हारे पास नेट होता और ग्रॉस पे जाना होता, तो डिप्रिसिएशन क्या करते? ऐड कर देते। ये तो समझदारी की बात है। जैसे ही वर्ड डिप्रिसिएशन आया, मैंने बोला था कि हम डिप्रिसिएशन पे भी बातचीत करेंगे, और अब वो समय आ गया है जब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप डिप्रिसिएशन से क्या समझते हैं? मैं तो भैया बहुत कुछ समझता हूं, आप लोग क्या समझते हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो लॉस या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स रेगुलर और ग्रेजुअल यूज। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी का आना या वैल्यू का घट जाना,
उसके रेगुलर यूज करने से या उसके ग्रेजुअली यूज करने से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको डिप्रिसिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने 15 लाख रुपए से गाड़ी खरीद ली, ठीक है। अब मैंने गाड़ी खरीदी, तो आज गाड़ी खरीदी तो 1 साल बाद उस गाड़ी की 15 लाख रुपए वैल्यू नहीं मिलेगी, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि मैं उससे चला हूं तो उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो उसकी वैल्यू का कम हो जाना उसके रेगुलर यूज होने से। तो डिप्रिसिएशन, अगर अकाउंटेंसी को थोड़ा सा इसमें मैं ले आऊं बीच में, तो डिप्रिसिएशन क्या है, यहां पे मैं यही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इट इज अ काइंड ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। ये खर्च तो है मगर ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ऐसा नहीं है कि आपके जेब से वो पैसा ऐसे उड़ के जाते हुए दिखाई दे रहा है या खर्च होते हुए दिखाई दे रहा है, अपने आप उसकी वैल्यू कम हो जा रही है सर, ठीक है। और यहां पे मैं बातचीत कर ले रहा हूं कॉजेज क्या होते हैं, डिप्रिसिएशन के क्या कॉजेज हैं। पता नहीं इतने में हो पाएगा कि नहीं, देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन की वजहें क्या हैं। देखो, डिप्रिसिएशन की 20 वजहें बताई जाएंगी, 50 वजहें बताई जाएंगी, 500 वजहें बता दी जाएंगी। अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से कोई कुछ भी बता सकता है, मैं सब मानने को तैयार हूं। मेरे हिसाब से 3 यही बड़ी वजहें हैं। अब इन 3 से आप जितने भी सब हेड, सुपर सब हेड जो बनाना है वो बना लो, मुझे यही 3 समझ में आती हैं। सर सबसे पहला क्या होता है सर, मैंने कहा सर सबसे पहला जो वजह होती है किसी भी चीज को डिप्रिसिएट होने की, वो होती है नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य घिसावट, सामान्य टूट फूट। भाई कोई चीज रेगुलर यूज होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। रेगुलर नॉर्मल यूज होने से गाड़ी लगातार चलेगी तो उसके टायर क्या होंगे, घिसेंगे, इंजन क्या होगा, थोड़ा सा पहले से कमजोर होगा, लुब्रिकेंट जो पड़ता है वो क्या होगा, कम होगा। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर है, जो एक रूटीन प्रोसेस है, ठीक। अब मैं लगातार इस मार्कर पेन से लिखूंगा, ठीक है, हालांकि ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट नहीं है, करंट एसेट है, मगर अगर मैं लगातार इससे लिखूंगा, मान लो कि अगर ये मेरे लिए फिक्स्ड होती, ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है? हो रही है जी, बिल्कुल। अच्छा चलो, ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए मान लो कि नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो लगातार लिखने से, ठीक है, साल 2 साल 5 साल बाद इसकी वैल्यू खराब नहीं होगी क्या? इसकी जो चिकनाई है वो खराब नहीं होगी, कम नहीं होगी? कुछ समय बाद मुझे इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा सर सबसे बड़ा रीजन, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, ठीक है। आपके एसेट का एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो अपने आप कम हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन एक बड़ी वजह है। और तीसरी वजह क्या है, थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्टेड, ध्यान देना शब्दों पे, एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड चेंज की बात कर रहा हूं, अनएक्सपेक्टेड की बात मैंने नहीं की है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ही हम हमेशा पॉजिटिव बदलते हैं, बाकी चीजों में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चेंज आते हैं। टेक्नोलॉजिकल वाइज हम हमेशा एडवांस ही होना चाहते हैं, कोई डिग्रेड नहीं होना चाहता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे अब आज के समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कोई वैल्यू नहीं है, मगर जब पूरे कई गांव 10-12 गांव मिला के एक घर किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, और तब रामायण और महाभारत जब आया करता था या और भी चीजें आती थी, ठीक है, तो 100-200 लोग इकट्ठा होकर देख रहे होते थे, ठीक है। कई 10 घर 20 घर मिला के किसी एक के पास रेडियो हो रहा था तो वो एक बहुत बड़ी बात हो रही थी, ठीक है। उस समय किसी गांव में मिला के अगर किसी एक के पास कोई एक बाइक या बुलेट या उस समय एचडी एक बाइक चलती थी, वो अगर होता था, ठीक है, मगर आज के समय में उसका कोई मतलब नहीं। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को रिप्लेस किसने किया? कलर टीवी ने, वो भी कर्व टीवी थी। कलर टीवी से फिर कलर टीवी को किसने रिप्लेस किया? जो कर्व टीवी थी उसको, ठीक है, उसको रिप्लेस किया फ्लैट टीवी ने, जो फ्लैट स्क्रीन की टीवी है, फ्लैट्रॉन बोला गया। उसके बाद उसको किसने रिप्लेस किया? एलसीडी ने। एलसीडी को किसने रिप्लेस किया? एलईडी ने। एलईडी को किसने रिप्लेस किया? एचडी ने। उसके बाद फिर उसमें भी तमाम वर्जन्स आए, स्मार्ट टीवी आ गई, एंड्रॉइड टीवी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ठीक है, उतना तो मुझे खुद नहीं मालूम है, ठीक, मैं टीवी भी देखता नहीं हूँ बहुत ज्यादा। तो टेक्नोलॉजी में जब चेंज आएगा तो वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी?
एग्जिस्टिंग चीज की कम हो जाएगी। अब अगर स्मार्ट वॉच का टाइम आ गया है तो अब एनालॉग वॉच को कौन पूछ रहा है, हालांकि मेरे जैसे लोग आज भी पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि भैया स्मार्ट वॉच वही लगाता है, ठीक है, इसको मैं बिल बना लेना, मगर पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि स्मार्ट वॉच वही लगाता है जो स्मार्ट होता नहीं है, ठीक है, और बाकी तो अपन तो एनालॉग वाले हैं ही, ठीक है, तो इसको दिल पे मत लेना। अगर कोई स्मार्ट वॉच लगाता होगा तो बुरा मत मान जाना कि सर ने ऐसे कह दिया, ठीक। मैं तो ये मेले में से खरीदा हुआ हूँ, ये मेले वाली घड़ी है, 150 रुपये में खरीदा था, ठीक है। तो ये हो गया डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। अब आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उसमें से आपने डिप्रिसिएशन माइनस किया, आपको मिल गया सर जी नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तीनों कॉजेज हैं, इन तीन के अलावा कोई चौथा कॉज नहीं होता है। तीनों कॉज क्या है, सबसे पहला नॉर्मल वेयर एंड टियर, दूसरा क्या है एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, तीसरा क्या है एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, लॉस या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स रेगुलर और ग्रेजुअल यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, आप क्या पा जाओगे, नेट इन्वेस्टमेंट पा जाओगे, यानी कि ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन क्या होगा, नेट होगा। नोट करो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम इस पे बातचीत करेंगे। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ठीक है, और ज्यादा दुआ मत कर देना, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, फैक्टर इनकम की बातचीत की है, यानी कि ट्रांसफर की नहीं बात की है। फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से, उसके बाद नेट की बात किया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब शॉर्ट में NFIA कहते हैं। अब अगर मैं NFIA का फॉर्मूला बताऊं तो NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा, ये फुटबॉल वाला फीफा नहीं है, माइनस फीटा, ये हम पढ़ाते समय बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो मार्ट साहब ये क्या है, ये क्या नया नाटक आपने फैला दिया। मैंने कहा आदत है भाई, क्या करें। तो FIFA का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपने विदेशों से कितनी फैक्टर इनकम कमाई है। भाई इंडियंस होंगे ना जो बाहर जाके पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है, जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, ठीक है, तो उनकी इनकम इंडिया की इनकम में काउंट होगी, इंडिया के नेशनल इनकम में। फैक्टर इनकम बेसिकली की बात हो रही है, ये बात ध्यान देना, ठीक है, ट्रांसफर की बात ही नहीं हो रही है, तो ट्रांसफर को दिमाग में रखना भी नहीं है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे भाई साहब 4 महीने के लिए बाहर गए, तो 182 दिन से ज्यादा तो रहे नहीं उस देश में, 4 ही महीने रहे हैं, लगभग 120 डेज के आसपास, ठीक है। तो 120 डेज वो सैलरी कहाँ पाए हैं, उस पर्टिकुलर देश में, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में पाए हैं, तो वो फैक्टर इनकम कहाँ से कमा के ले आए, अब्रॉड से। उसी तरह बहुत से लोग, बहुत से दूसरे देशों के लोग इंडिया से भी तो पैसा कमा के अपने यहाँ ले जा रहे होंगे। फीटा का वही मतलब है, फीटा का मतलब है फैक्टर, ये सी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टी मतलब टू हो गया, और ठीक है, टू अब्रॉड, ABROAD, ठीक है स्पेलिंग। यानी कि विदेशों से कितना फैक्टर इनकम आया माइनस यहां से कितना विदेशों में गया, डिफरेंशिएट कर दो। अब एक जरूरी बात यहां स्टार लगा के बता दे रहा हूं, NFIA में भी पॉजिटिव और निगेटिव, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है भाई, हो सकता है फैक्टर इनकम आया ज्यादा हो गया कम हो तो फिगर पॉजिटिव आएगा, और हो सकता है कि फैक्टर इनकम आया कम हो और गया ज्यादा हो तो निगेटिव आएगा, ठीक है। एक और चीज, निगेटिव NFIA, जो निगेटिव NFIA है, ठीक है, विल नहीं लगेगा ना जी, इतनी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, इज ऑल्सो नोन एज, जो निगेटिव NFIA आएगा उसको एक और चीज कही जाती है, ठीक है। अगर निगेटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ध्यान देना, अगर निगेटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो निगेटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी लिख देते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस में ये मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मिल जाएगा, ठीक है। और जब टू वर्ड लिख देगा, ध्यान दे लेना, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे टू लिख देगा, जैसे ही ये टू लिख देगा, ठीक है, वैसे ही ये फिगर क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा।
टू अब्रॉड का पॉजिटिव का मतलब है NFIA का निगेटिव। ये चीज एकदम दिमाग में बैठाए रहो। अब ये क्या है NFIA? NFIA कहाँ काम आता है? मैंने कहा कि देखो भैया, देश में जो इनकम जनरेट हुई है वो सारी इनकम को जोड़ लो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो देश के भीतर है। तो इससे तुम क्या पा जाओगे? इससे तुम पा जाओगे मेरे दोस्त डोमेस्टिक इनकम, जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आई है। मगर विदेशों वाली फैक्टर इनकम को भी तो काउंट करना है ना। तुमने कहा जी सर करना तो है। तो मैंने कहा कि वही काउंट करने के बाद तो हम नेशनल इनकम निकाल पाएंगे। तुमने कहा हाँ सर। तो मैंने कहा तो कैसे होगा? तो डोमेस्टिक इनकम में आपको ऐड कर देना होगा क्या चीज? NFIA को। आप डोमेस्टिक इनकम में जैसे ही NFIA ऐड करोगे, आप क्या पा जाओगे साहब? नेशनल इनकम। ठीक है। और आप नेशनल इनकम में से जैसे ही माइनस कर दोगे NFIA, आप क्या पा जाओगे साहब? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। और अगर आपको NFIA निकालना है, उसका एक और फॉर्मूला है। तो आप क्या करो NFIA निकालने के लिए? नेशनल इनकम में से आप अगर डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर देते हो तो आप क्या पा जाओगे साहब? NFIA। अब मैं नाम बता दे रहा हूं क्योंकि अगले चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ठीक है। डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये एग्रीगेट का नाम है। ये बात याद कर लो, लर्न कर लो, भी आगे समझ में आएंगी। नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNPFC। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ NFIA जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, खत्म हो गया। जल्दी इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे हम। चलो भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। ठीक है। NIT का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब टैक्सेस तो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्ट एक पर्सन पे, उसकी इनकम पे लेवी होते हैं। जैसे मैं कमा रहा हूं तो मैं ही टैक्स दूंगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। आप अगर इनकम पा रहे हो और टैक्स के आप दायरे में आते हो तो आप टैक्स दोगे। ठीक है। यानी कि जो कमा रहा है वही टैक्स देगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो पे कोई और करता है और अल्टीमेट बर्डन किसी और पे होता है। जैसे GST इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है। अब GST इसका एग्जांपल कैसे है कि GST पे जो करता है वो दुकानदार पे कर रहा है, बिजनेसमैन पे कर रहा है, सप्लायर पे कर रहा है। मगर अल्टीमेट बर्डन GST का किसके ऊपर आ रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। ठीक है। GST का अल्टीमेट जो बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। ठीक है। क्योंकि दुकानदार तो आपसे GST काट के आपसे ले लेगा। ठीक है। तो दुकानदार कहता है कि GST मैं पे करता हूं। अरे भाई तुम कहां पे कर रहे हो यार? GST तो तुम मुझसे ले रहे हो। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो पे कोई और कर रहा होता है और जिसका अल्टीमेट बर्डन किसी और के ऊपर आ रहा होता है, और बेसिकली वो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आता है। तो NIT क्या है सर? आ जाइए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके फॉर्मूले पे हम बातचीत कर लेते हैं। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली GST माइनस सब्सिडीज। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, सब्सिडी, चैरिटी मिलती है ये वो। ठीक है। गवर्नमेंट जो बिजनेस हाउसेस को देती है। ठीक। तो NIT का ये फॉर्मूला हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? NIT को IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिल रहे हैं प्रोड्यूसर्स को। ठीक है। NIT यूज कहां की जाती है? क्या इसका काम है? इसका काम होता है यूज ऑफ NIT एज कन्वर्टर ऑफ मार्केट प्राइस इनटू
फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनआईटी जो है वो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कराने का काम करती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मैं 10 रुपए में बेचना चाह रहा हूं और इस पे 2 रुपए का टैक्स लगना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको 12 में बेचूंगा। ठीक है, मैं 2 रुपए अपनी जेब से नहीं दूंगा, मैं 2 रुपए कंज्यूमर से वसूल लूंगा। ठीक है, तो आपके पास अगर मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं, एमपी सर। ठीक है, और आपको अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है, एफसी निकालना है, तो आपको एनआईटी क्या करना होगा सर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा। एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। अब खेल को समझो, खेल ये है कि एमपी में से आपने एनआईटी माइनस किया है, और एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। यानी एमपी में से क्या माइनस होने वाला है? एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज। ठीक, सही है ना? माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा। तो आप क्या पाओगे सर जी? फैक्टर कॉस्ट पाओगे। यानी एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? फैक्टर कॉस्ट आएगा। इस फॉर्मूले को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो हो जाएगा एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू एफसी। ठीक, अब एमपी माइनस एनआईटी क्या होता है तुम्हारा? एफसी होता है। ठीक, और जस्ट इसी का अपोजिट एफसी में अगर एनआईटी ऐड कर दो तो क्या पा जाओगे? एमपी पा जाओगे। यानी कि एफसी में तुम क्या जोड़ दो? इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दो और सब्सिडीज को माइनस कर दो, तो क्या पा जाओगे? एमपी पा जाओगे। ठीक, एक ही फॉर्मूले को मैं मल्टीपल वेज में डिराइव कर दे रहा हूं। जो पसंद आ जाए, जो सुंदर लगे, जो प्यारा लगे, वो बैठा लेना अपने दिमाग में, बाकी को इग्नोर कर देना। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू एमपी। ठीक, यानी कि एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी, एफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू एमपी। और अगर आप एमपी माइनस एफसी करते हैं तो क्या पाएंगे सर जी? एनआईटी पाएंगे। यानी कि आखिरी बात, एमपी माइनस एफसी करते हैं तो क्या पाएंगे? एनआईटी। एनआईटी मतलब आप क्या पा जाएंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज पा जाएंगे। अब भैया मैंने पूरा डिराइव कर दिया, यहां पे हैशटैग लिख दूं खत्म। ठीक है, तो नेशनल इनकम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इसको आराम से तुम उतारते रहना, इसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इस चैप्टर के खत्म हो गए। अब बस एक छोटा सा टॉपिक है, वो 10 से 15 मिनट लगेंगे उस पर बातचीत करने में। ठीक है, जिसमें हम नेशनल इनकम और उसके कुछ बेसिक एग्रीगेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। उसमें 8 एग्रीगेट हैं, जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम बातचीत ये चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आज हमने क्या क्या जाना है, आज हम सबसे पहले हम जाने हैं क्या चीज? डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर मुझे लग रहा है नॉर्मल रेसिडेंट पे हम बातचीत किए हैं। फिर उसके बाद गुड्स पे बातचीत किए हैं, मुझे लग रहा है टाइप्स ऑफ गुड्स पे, सिटीजनशिप पे, रेसिडेंटशिप पे ये बात हुई है। और इसके बाद ऐसी तमाम चीज़ों को। ठीक है, तो आज हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम के हमने जान लिए हैं, तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार इसको लोगों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो। नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये चीज़ जो मैंने आज बताई है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करिए, और हमारी अगली मुलाकात जो होगी वो एग्रीगेट्स पे होगी। जो 8 एग्रीगेट है उनका पूरा डेरिवेशन, उसका पूरा फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मजे करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।